आज की इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे जो जीके और जीएस के अंतर्गत पूछे गए हैं। जीके जीएस के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी प्लस जीके और प्लस जनरल साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्टों को मिलाकर जो अंतर्गत पूछे जाते हैं प्रश्न, वही आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बार आए हो तो हमारी क्लास को पूरा जरूर एक बार देखिएगा, और जो लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे तो वो लोग एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए देखिए, इस प्रकार से आज के प्रश्न होंगे। हमने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि कौन से सन में कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्लास है और पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है। आपको पता होना चाहिए कि हुगली नदी पर कौन सा शहर बसा है। देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है कटक, बी ऑप्शन कह रहा है गंगटोक, सी ऑप्शन कह रहा है चेन्नई और डी ऑप्शन कह रहा है कोलकाता। तो सबसे पहले इतना तो पता होना चाहिए कि क्या हुगली नदी कहाँ पर बहती है, किस शहर में हो सकती है, यहाँ पर कमेंट करके बताइए। तो बात करें हुगली नदी की, तो यहाँ पर जो होगा कोलकाता शहर, यही हमारा हुगली नदी के किनारे स्थित है। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में कई शहरों को जानते रहे, जैसे बनारस है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आपसे पूछा जा सकता है कि बनारस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको बताना होगा बनारस गंगा नदी के किनारे बसा है। और यूपी का प्रयागराज आपको पता होगा, संगम की नगरी कही जाती है, इसे आप जानते रहिए। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो गोरखपुर के सांसद थे, तो गोरखपुर के निवासी भी हैं एक प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि पहले वो मठ में रहते थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली अगर पूछा जाए तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आप जहाँ से भी हैं अपने शहरों के बारे में ज़रूर पढ़िए, प्लस और इम्पोर्टेंट जो शहर हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपके परीक्षा में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। साबरमती नदी कहाँ पर है, आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब यहाँ पर ए ऑप्शन का रहा है सूरत, बी ऑप्शन का रहा है बड़ोदरा, सी ऑप्शन का रहा है भावनगर और डी ऑप्शन का रहा है अहमदाबाद। और यह भी प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो चलिए बताइए कि कौन साबरमती नदी के किनारे कौन सा स्थित है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर जो है वो है सूरत। सूरत का सबसे प्रसिद्ध जो एक प्रकार से कह सकते हैं अहमदाबाद ही है। यहाँ पर सूती कपड़ों की मिल सबसे अधिक है सूरत के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो निकलेगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास में हम आपको डेली रैपिड फायर तरीके से क्वेश्चन को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है कि आपको कम समय में पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से परिचित करा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो प्रश्न आपने सरल पढ़ लिए, लेकिन अब ये प्रश्न जो है कठिन होने वाला है। ठीक है, बताइए ये प्रश्न क्या कर रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है। चलिए बताइए। ए ऑप्शन का रहा है ईटानगर, बी ऑप्शन का रहा है गुवाहाटी, सी ऑप्शन का रहा है कोहिमा और डी ऑप्शन का रहा है आइजोल। और प्रश्न है ग्रुप डी 2018 का, तो आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए बताइए। ये प्रश्न शायद आप अगर प्रीवियस ईयर नहीं हल किए होंगे ना, तो अभी तक देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, क्राइस्ट चर्च के बारे में पूछा जा रहा है। क्राइस्ट चर्च की अगर बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में क्राइस्ट चर्च स्थित है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही करेंगे और फटाक से आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पर। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट 17 नवंबर है।
अगर आप हमारे साथ अभी नहीं जुड़ेंगे तो आप कब जुड़ेंगे, आपकी तैयारी कब होगी, ये आप जानिए, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि पोआ मक्का, देखिए प्रश्न बहुत टफ है ये। पोआ मक्का प्लस यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया, पूछा जा रहा है पोआ मक्का राज्य में गरुड़ांचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो मतलब क्या निकला कि पूछा जा रहा है कि पोआ मक्का जो है किस राज्य के गरुड़ांचल पहाड़ी पर स्थित है। अगर आपको पता होगा कि गरुड़ांचल पहाड़ी कहाँ पर है तो ये उत्तर आप सही दे सकते हैं। चलिए बता दीजिए गरुड़ांचल पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, क्या केरल में है, हिमाचल प्रदेश में है, या असम में है, या गुजरात में है? चलिए जल्दी बताइए। और यह प्रश्न आया है कहाँ पर, ग्रुप डी 2022 में यह प्रश्न आया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए बताइए, अगर बात करें पोआ मक्का किस राज्य में स्थित है तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा असम में, ठीक है। यहाँ पर पोआ मक्का जो है असम राज्य में अरुणाचल पहाड़ी पर स्थित है। आप लोगों के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि असम में यह स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपने तो नाम सुना ही होगा कि पार्श्वनाथ का जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन कह रहा है केरल में, सी ऑप्शन कह रहा है राजस्थान में, और डी ऑप्शन कह रहा है कर्नाटक में। तो जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा। बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा, बात करें पार्श्वनाथ मंदिर की तो यह हमारा हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्श्वनाथ मंदिर मुख्यतः देखा जाए तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया, उसके बाद कह रहा है आगे कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। मतलब चारों ऑप्शनों में से उस शहर, मतलब उस धार्मिक स्थल का नाम बताइए जो महाराष्ट्र में स्थित है। ए ऑप्शन कह रहा है शिरडी, बी ऑप्शन कह रहा है राजगीर, सी ऑप्शन कह रहा है सोमनाथ, और डी ऑप्शन कह रहा है कुशीनगर। और ग्रुप डी 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। चलिए बताइए महाराष्ट्र में कौन सा धार्मिक स्थल होगा। तो महाराष्ट्र में आपको पता होना चाहिए कि जो शिरडी कही जाती है यही धार्मिक स्थल है हमारे, किसके लिए प्रसिद्ध है, भगवान साईं बाबा के लिए, ठीक है। साईं बाबा के लिए, वैसे तो साईं बाबा के नाम पर ही बहुत विवाद होता है आए दिन, लेकिन हम इन्हें भगवान कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही, शिरडी जिन्होंने भी उत्तर दिए हमारा ए ऑप्शन उनका सही हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हमने कई क्लासेज ग्रुप डी की प्रोवाइड कर दी हैं आपके लिए, चाहे बात करें वो चाहे हिंदी हिंदी तो नहीं पूछी जाती, चाहे जीके जीएस की हो, चाहे इतिहास की हो, चाहे भूगोल की हो, चाहे विज्ञान की हो, मतलब जो भी चीज़ें प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं सभी की क्लासेज हमारे चैनल पर उपलब्ध हो चुकी हैं। अभी तक आपने उन क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करिए और वहाँ पर सारी क्लासेज को ज़रूर देखिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिख दिया है हमने साफ साफ कि ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो आप खुद देखिए, आप 25 में पेपर देने जा रहे हैं और इससे पहले परीक्षा जब हुई थी 2022 में हुई थी, ठीक है। तो 2022 के कई प्रश्न रिपीट होंगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर हो तो उसे आप ध्यान से पढ़िए और उस बुक को रखे रहिए। जब आपका पेपर सभी शिफ्टों का समाप्त हो जाए उसके बाद आप देखेंगे कई सारे प्रश्न रिपीट करके पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने जब प्रीवियस ईयर की श्रृंखला आपको प्रोवाइड करना सोचा था ना, तब मैंने प्रीवियस ईयर को देखा तो कई प्रश्न ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप देखना है तो देख सकते हैं, अगर प्रीवियस ईयर नहीं चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको प्रीवियस ईयर की श्रृंखला ना प्रोवाइड करके अलग से क्लासेज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आएंगे अपने प्रश्न पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है। अब ईसा मसीह के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वह कौन सा शहर है जो ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है, तो आपको बताना होगा। ए ऑप्शन कह रहा है
माउंट तबोर, बी ऑप्शन कह रहा है वेटिकन सिटी, और सी ऑप्शन कह रहा है वेथलहम, ठीक है, वेथलहम कह रहा है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, कब आया है? 2022 में पूछा गया। चलिए बताइए जल्दी से उत्तर क्या होगा। ईसा मसीह से संबंधित वह शहर कौन सा होगा? तो यह शहर होगा बेथलहम, ठीक है। यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा, बेथलहम। यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जीके जीएस तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। अगर आप नहीं अभी तक देखे ना, तो एक बार प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को देखिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है, और क्या रहा है? साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? यह भी प्रश्न पूछ लिया गया 2018 में, देख रहे हैं। चलिए बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन कह रहा है अमर्त्य सेन, सी ऑप्शन कह रहा है सीवी रमन, और डी ऑप्शन कह रहा है कैलाश सत्यार्थी। तो बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होएगा। चलिए बताइए। तो बात करें साहित्य के क्षेत्र में भारत का एकमात्र नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो वह मिला था 1913 में। कब मिला था? 1913 में। आपको से पूछा जा सकता है किस रचना के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था? इनकी एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम क्या है जिसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? वह नाम है क्या? बताइए। गीतांजलि। अगर आपने इंटर पढ़ा होगा तो वहाँ पर गीतांजलि पुस्तक आई थी, ठीक है। गीतांजलि लिख लीजिएगा सही से। चलिए, गीतांजलि यहाँ पर अच्छे से लिख दे रहे हैं, गीतांजलि, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा आप लोग गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक 1913 में इन्हें मिला था नोबेल प्राइज। वो कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग सन भी याद करिएगा, हो सकता है आपकी बार सन आपसे पूछा जाए। तो 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था 2018 में कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है सर्वश्रेष्ठ अनुवादित पुस्तक पुरस्कार, बी ऑप्शन कह रहा है कॉमनवेल्थ राइटर पुरस्कार, सी ऑप्शन कह रहा है मैन बुकर पुरस्कार, और डी ऑप्शन कह रहा है बुकर पुरस्कार। चलिए, यह प्रश्न उत्तर बताइए जल्दी से कौन सा हमारा सही होगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछा गया है। अगर बात करें साहित्यिक पुरस्कार, अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो वह होता है क्या? मैन बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार नहीं होता, ये नहीं होगा, हमारा सी ऑप्शन होगा मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है। सी ऑप्शन होता है। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। अच्छा बताइए, आप लोग कितने लोग हैं जो हमारे साथ तो चैनल से जुड़ गए हैं, लेकिन वो क्लासेज नहीं करते हैं? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। पहले तो आज 5 सेकंड का समय आपसे लेंगे, और कमेंट करके आप बताइए। अगर आपको क्लासेज नहीं लेना है तो आप हमारे साथ जुड़ ही क्यों रहे हैं, बताइए। चलिए, हम देखिए, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि आप हमारे साथ सिर्फ जुड़ें। अगर आपको पढ़ाई करना हो और कुछ ज़िंदगी में अपने करना हो, तभी आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ऐसे लोगों से हम बहुत दूर रहना चाहते हैं जो लोग पढ़ाई ना करें और सिर्फ इधर-उधर से ही सब्सक्राइब करे रहे चैनल से। उससे कोई मतलब नहीं होता, ना तो कुछ मेरा लाभ होता है, ना तो आपका ही उसमें कुछ लाभ है, ठीक है। चलिए, समय है तो ये मत देखिए कि फार्म 1 करोड़ पर है, 1 करोड़ से कोई मतलब नहीं होता। आप परीक्षा दीजिए, फार्म भर दिए हैं, परीक्षा दीजिए, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न देशों में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष ऑस्कर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है? यहाँ पर एक ही चीज पकड़िए कि ऑस्कर अवार्ड कौन सा देश प्रदान करता है, बस आप उत्तर सही दे देंगे। ए ऑप्शन कर रहा है फ्रांस, बी ऑप्शन कर रहा है अमेरिका, सी ऑप्शन कर रहा है यूके, और डी ऑप्शन कर रहा है कनाडा। चलिए, ग्रुप डी 2018 में यह भी प्रश्न आया, और इसका उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए। चलिए,
बिल्कुल सही। अगर बात करें, अब मैंने पहले ही कहा कि एकेडमी पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड, तो ऑस्कर अवार्ड का नाम सुनते ही आप लोगों को क्या मानना चाहिए? यूएसए। यहाँ पर अमेरिका दे दिया गया, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन अमेरिका ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यह भी 2018 में पूछा गया और प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ए ऑप्शन कर है राजीव गांधी को, बी ऑप्शन कर है नरसिम्हा राव को, सी ऑप्शन कर है मोरारजी देसाई को, और डी ऑप्शन कर है इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें मरणोपरांत क्या दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था। चलिए, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा-सा बड़ा है, आप लोग आराम से देखिएगा, इसे छोटा कर रहे हैं थोड़ा-सा। चलिए, अब तो दिख रहा होगा। ग्रुप डी 2018 में यह प्रश्न आया है और प्रश्न में कहा जा रहा है, दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल या वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन-सा है? समझिए ध्यान से, फिर से प्रश्न पढ़िए। दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल या वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? यहाँ पर सिंपल से अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो सिंपल प्रश्न पूछा गया कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहा है परमवीर चक्र, बी ऑप्शन कर रहा है भारत रत्न, सी ऑप्शन कर रहा है ध्यानचंद्र पुरस्कार, और डी ऑप्शन कर रहा है पद्म श्री। चलिए चलिए जल्दी बताइए। तो यहाँ पर भारत रत्न होगा नहीं, क्योंकि भारत रत्न भारत के सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति को दिया जाता है, जैसे किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो तब दिया जाता है। ठीक है, तो भारत रत्न इसका उत्तर होगा नहीं। ध्यानचंद पुरस्कार ये खेल से संबंधित पुरस्कार है, तो यहाँ पर यह भी हमारा उत्तर होगा नहीं, लेकिन हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर जो चक्र है हमारा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है कि हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब बताइए, मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाएगा? ए ऑप्शन करा है नृत्य, बी ऑप्शन करा है संगीत, सी ऑप्शन करा है साहित्य, और डी ऑप्शन करा है नाटक। अब आप बताइए, यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था और जो इसका उत्तर होगा क्या होगा? चले जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट जितनी जल्दी आएगा उतनी ही जल्दी क्लास की स्पीड को और तेज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। जितने भी लोगों ने क्या दिया है, साहित्य दिया है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो है साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, साहित्य के क्षेत्र में। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कहा जा रहा है इसमें कि भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन का रहा है संगीत, बी ऑप्शन का रहा है खेल, सी ऑप्शन का रहा है साहित्य, और डी ऑप्शन का रहा है नवाचार। और प्रश्न 2018 में आया है। चलिए जल्दी बताइए कौन सा हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखते हैं कितने लोग उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी अगर आपने साहित्य उत्तर दिया होगा तो यह भी हमारा सी ऑप्शन साहित्य ही सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला विजेता है। कौन से हैं? अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले विजेता कौन थे? तो महेश दत्तानी थे,
राजा राव थे या रस्किन बॉन्ड थे या इनमें से कोई नहीं? आप जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए ए, कई लोग सी दे रहे हैं, कई लोग ए दे रहे हैं। देखते हैं, चलिए बिल्कुल सही। हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा क्या? बताइए। वह हो जाएगा महेश दत्तानी। अगर आपने भी महेश दत्तानी जी का नाम बताया तो आपका आंसर सही हो गया। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा ए ऑप्शन महेश दत्तानी सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपके पास इम्पोर्टेंट क्लासेज का नोटिस जा सके, नोटिफिकेशन जा सके, नोटिस मतलब। ठीक है, चलिए आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको किस सब्जेक्ट की मैराथन चाहिए और वह भी बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वह हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तैयार रहिएगा, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।